Hello everyone. So welcome back. Today we are going to talk about the dimensions, right? So and dimension is very important for your NEET, JEE, and as well as your board examination point of view. So let's start with the dimensions. So अगर डायमेंशंस में बेटा हम बात करें तो डायमेंशंस एक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्चुअली ये पावर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं बोलूँ कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जनरल, अगर मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी की जनरल बात करता हूँ तो आप मोस्टली अगर डायमेंशंस में बात करें तो आप गेस कीजिएगा कि मैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। सपोज एनी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कोई है, आप डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में जो एक्सप्रेस करेंगे तो उसको हमें उसके ऊपर किसी पावर के साथ उसको एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो जो पावर होता है बेटा वही एक्चुअली आपका डायमेंशंस रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूँ तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर। डायमेंशंस, इसको एक बार आप लिखते चलो बेटा, है ना। छोटी छोटी डेफिनेशंस टाइप में आपको हेल्प करेंगे, है ना। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी of a physical quantity are the power to which the fundamental quantity must be raised to express the physical quantity, राइट। अगर बात करें फॉर एग्जांपल बेटा आप बात करें डेंसिटी, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपली मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। अगर डेंसिटी की बात करें डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या है, मास तो सिंपल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में है। बट वॉल्यूम की बात करो तो वॉल्यूम आपका जनरल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होता है। अब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को देखो तो एक तरह से वो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी ही है, लेंथ भी लेंथ ही है। अगर ब्रेथ की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे तो वो भी लेंथ है, उसका यूनिट मीटर ही होता है। हाइट भी लेंथ ही है। तो इन जनरल अगर फंडामेंटल में वॉल्यूम को कन्वर्ट करें तो हम इसको लिख सकते हैं लेंथ के पावर 3, राइट। तो अब इसको हम क्या लिख रहे हैं बेटा, मास इनटू लेंथ के पावर -3। यहाँ पे देखो मास के पावर 1 हो गया और लेंथ के पावर -3 हो गया। तो ये जो आपका मास के पावर बेटा यहाँ पे 1 है एंड हियर लेंथ के पावर -3 है, यही रिप्रेजेंट करता है डायमेंशंस। डायमेंशंस इन्हीं को रिप्रेजेंट करता है। तो वहीं इसमें डिफिनेशन लिखा गया है, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू एक्सप्रेस दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका डायमेंशंस क्या होगा, सिंपली आप बोलेंगे कि डेंसिटी का डायमेंशंस 1 इन मास एंड -3 इन लेंथ। अगर आप डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे बेटा, दैट विल इक्वल टू 1 इन मास एंड -3 इन लेंथ। अब यहाँ पे जो ये मैंने लिखा है सेंटेंस, ये अपने आप में सब कुछ एक्सप्रेस कर देता है बेटा। 1 इन मास मतलब मास की पावर 1 है, -3 इन लेंथ मतलब लेंथ की पावर -3 है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से हमें डायमेंशन से यहाँ से दो चीज़ें एनालिसिस होती हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें तो डायमेंशंस में किसी भी फंडामेंटल या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में दो चीज़ों का पता चलता है ना। तो डायमेंशंस क्या बता सकता है हमें कि कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व। जैसे आपको डेंसिटी के डायमेंशंस आपको दे दिया गया ना, तो ये डेंसिटी के डायमेंशंस आपको दो चीज़ें पता हो सकती हैं। पहला, कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, इसमें मास इन्वॉल्व है, लेंथ इन्वॉल्व है। दूसरी चीज़ हमें बता सकता है कि उनका रिलेशन कैसा है, कैसे वो डिपेंड कर रहे हैं। तो मास के पावर 1, लेंथ के पावर -3। तो कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है बेटा कि डायमेंशंस हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में किन किन चीज़ों के बारे में बताता है ना। तो डायमेंशंस टेल्स अबाउट two things. First one is fundamental unit involved, fundamental यूनिट बोलो या फिजिकल क्वांटिटी बोलो, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी
or unit involved, and second is nature of their dependency. Nature of their dependency. These are the two, है ना, things which dimension tells us, right? अब ये डायमेंशंस जो आपको बता रहे हैं बेटा, अब इसको एक्सप्रेस करने का एक मैथमेटिकल वे है, हम जिसको एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकली। ये तो हमने थियोरेटिकली इसको समझ लिया कि डायमेंशंस ऐसे लिखते हैं, डायमेंशंस का मीनिंग होता है, और यहाँ से एक दो बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इसलिए कंसेप्चुअली आपको एक्सप्लेन करना मुझे ज़रूरी था। अब बात करेंगे हम डायमेंशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर? एनी डाउट इज देयर, यू कैन आस्क मी इन बिटवीन। ओके, एनी डाउट इज देयर, एनीवन? या, ओके, गुड. So now we're going to talk about representation of dimension. Representation of dimensions. डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, या हम कह सकते हैं दो लॉ की तरह, बट मोस्टली आप सब जानते हैं तो इसके बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। सिंपली फर्स्ट थिंग कि जितने भी इसमें पहले किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करें, जैसे मैंने यहाँ पे डेंसिटी को एक्सप्रेस किया ना यहाँ पे, तो इसी वे में पहले आप किसी भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे डेंसिटी है, उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करें लाइक दैट। ऐसे एक्सप्रेस करने के बाद, है ना, पहले आपको क्या करना, ऐसे एक्सप्रेस करना। ऐसे एक्सप्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे कि जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हैं उनको सिंबॉलिक फॉर्म से हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो फॉर कन्वीनियंस हम क्या करते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम एक कैपिटल लेटर सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं बात करूँ बेटा मास को, तो मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। दूसरा लेंथ को, तो लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। थर्ड आपका आ गया टाइम को, तो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। इन जनरल 99% केसेस में आपके पास मास, लेंथ और टाइम ही आएंगे, इससे ज़्यादा कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं आएगी। बट नेक्स्ट हम अगर बात करें टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को बेटा कभी कभी हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी हम कैपिटल के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी विल गो फॉर कैपिटल के, राइट? सो एंड फिफ्थ वन इज योर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, सो इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। सिक्स्थ वन विच इज है ना, सिक्स्थ वन अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बेटा MOL से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड लास्ट लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी को बेटा हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। जरा समझना, यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिनको हम, है ना, कैपिटल लेटर से या एक सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करते। कौन कौन? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप जनरली, है ना, MOL से रिप्रेजेंट करेंगे, मोल से, और लुमिनस को CD से रिप्रेजेंट करेंगे। बट ये रेयरली ही किसी डायमेंशंस में आते हैं। 99% केसेस में आपके पास ये तीन आएंगे। कौन कौन? मास, लेंथ एंड टाइम, है ना। 1% या लेस देन 1% केसेस में टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट आते हैं। और अभी तक इन जनरल एक या दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी आती हैं, अदरवाइज इनका यूज अभी तक नहीं है, ठीक है? क्योंकि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो ये जो आपकी स्टार्टिंग के 5 फिजिकल क्वांटिटी से भी डिपेंड करती हैं, है ना। जो आपकी लुमिनस इंटेंसिटी या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती हैं, वो इन जनरल कहीं ना कहीं इन 5 पे भी डिपेंड करती हैं। इसलिए उनका जो डायमेंशंस होता है इन 5 से डिफाइन हो जाता है। इन दोनों की ज़रूरत हमें रेयरली ही कहीं पड़ती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूजफुल आपकी स्टार्टिंग के 3 है, देन इन बिटवीन जो 2 है, 4th एंड 5th, एंड लास्ट में जो 2 है, इनका कहीं शायद रीजन जो आपकी ज़रूरत पड़ती है। नाउ ये आपका पहला कंसेप्ट आ गया। पहले आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, फिर फंडामेंटल को हम इस कैपिटल लेटर सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद जो इसके बाद सेकंड आएगा बेटा, ये फर्स्ट कंसेप्ट हो गया जो आपको करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके जो पावर है, उनके पावर को इन सिंबल के पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करना है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो,
the dimensions of physical quantity, the dimensions of physical quantity is represented in terms of their symbol enclosed in square bracket, enclosed in स्क्वायर ब्रैकेट। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखना है बेटा, पहले को सिंबल फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद उनको स्क्वायर ब्रैकेट में हमें इनक्लोज करना है। जैसे अब आपको एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। जैसे आपका डेंसिटी हो गया, डेंसिटी को आपने अभी लिखा, डेंसिटी इक्वल टू आप लिख सकते हो है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास आपने पावर 1 लिख दिया, इनटू वॉल्यूम को आपने लिख दिया था लेंथ के पावर -3। ये आपके यूनिट के फॉर्म में से रिप्रेजेंट कर दिया। मास को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मास इज बाई कैपिटल एम, तो कैपिटल एम से मास हो गया, तो पावर 1 है तो पावर भी रिप्रेजेंट करोगे, लेंथ के पावर -3 तो एल हो गया, लेंथ के लिए एल हो गया कैपिटल एल -3। ये लिखने के बाद इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे इनक्लोज करोगे ऐसे। अब यहाँ पे कुछ और कंसेप्ट हैं जो इन जनरल कोई रूल तो नहीं है, बट वो साइंटिफिकली वो रिप्रेजेंट करने का बेटर वे है, ठीक है, एडवांस वे है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान रखना, हम इन जनरल इन 3 फिजिकल क्वांटिटी मास, लेंथ और टाइम को हमेशा साथ में रिप्रेजेंट करते हैं, रहे या ना रहे। अब यहाँ पे टेम्परेचर तो है नहीं, तो उसके पावर में क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटा, m के पावर 1, l के पावर -3। टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करना साथ में 0 करके तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप क्या करोगे, जिसके पावर 1 है उसको पावर 1 लिखना जरूरी नहीं है, सो यू कैन राइट इट बाई m l -3 t पावर 0। सो दिस इज द बेसिक डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी, राइट। सो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। आई थिंक आपको सारे पॉइंट से क्लियर होंगे, मोस्टली आप सब जानते हैं, बट अगर किसी को कोई डाउट होगा तो इसमें क्लियर हो गया होगा बेटा। ओके, सो लेट्स सॉल्व वन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस, देन विल मूव इट। लेट मी सॉल्व वन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। राइट द डायमेंशंस ऑफ energy. Tell me the answer everyone. What is the dimensions of energy? Anyone respond me? Yeah, right. So let's derive that one. Energy को कैसे derive करेंगे बेटा, देख ध्यान से। मोस्टली आप सबको याद भी होगा, है ना। एनर्जी पहले आपको फार्मूले के फॉर्म में रखो बेटा। इसको ना जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आपको नहीं आता है, ये आता है, बट कभी कभी अननोन क्वेश्चन आते हैं। जब अननोन क्वेश्चन आते हैं, जैसे अननोन का मतलब हो गया वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करना आपको पता ही नहीं रहेगा। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो आपके लिए न्यू हो जाए, या कोई आपको एग्जाम में ऐसे दे दिया, सपोज क्यू इज एन ए फिजिकल क्वांटिटी एंड इट डिपेंड्स ऑन दिस दिस दिस, तो उसको कैसे प्रोसीड करना है उस क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो एनर्जी मान लो हमें कुछ भी नहीं पता है, जस्ट हमें फार्मूला मेंशन है एनर्जी E इज इक्वल टू, आपको दे रखा है E इज इक्वल टू हाफ mv²। आपको बोला कि एनर्जी हाफ mv² है, अब इसका डायमेंशंस बताओ। तो अब डायमेंशंस कैसे बोलेंगे बेटा, देख पहली चीज़ ये है कि जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं ना, उनके डायमेंशंस नहीं होते। जैसे इस फार्मूले में जो इस साथ में से आते हैं, इन जनरल कुछ कांस्टेंट होते हैं जिनके डायमेंशंस भी होते हैं। जैसे आपके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G है, उसका यूनिट होता है, उसका डायमेंशंस भी होता है। बट इन जनरल जो स्टैंडर्ड जिनको किसी सिंबॉलिक फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं कांस्टेंट की यूनिट होती हैं, और जिनकी यूनिट नहीं होती उनको हम डायरेक्टली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 1 हो गया, 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, एरिया का 3/4 r²। तो डायरेक्ट जो वैल्यू लिखे होते हैं उनका डायमेंशंस नहीं होता, ठीक है। तो ये डायमेंशंस लेस हो गई। इसका मतलब जो एनर्जी का डायमेंशंस हो गया बेटा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा, हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में ये लिखने का मतलब हम एनर्जी के डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, mv² का डायमेंशंस। mv² का डायमेंशंस, क्योंकि 1 का डायमेंशन 1/2 का डायमेंशन नहीं होगा, तो आपका डायमेंशन सिर्फ इसका होगा, mv² होगा। तो यहाँ से क्या कर देंगे, मास का डायमेंशंस इंटू v² का डायमेंशंस। तो देख बेटा क्या हो गया, मास का डायमेंशंस कैपिटल M हो गया, है ना, और v² का डायमेंशंस कितना हो गया, LT⁻⁻1, क्योंकि मीटर पर सेकेंड होता है ना, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होती है, तो LT⁻⁻1 और इसका स्क्वायर हो गया।
यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा m, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, है ना, कितना आ जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू। इन जनरल इसके सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी होता है, उस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन भी हो जाता है, ठीक है, परेशान नहीं रहना। तो फाइनली आप दोनों को एक साथ में कर दो, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, दिस विल डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। और मोस्टली आप सबको इसके बारे में याद भी होगा, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डायमेंशंस आप इस तरह से बेटा डिफाइन करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। ओके, सो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछो, एनीवन, एनी डाउट इज देयर, एनीवन? या ओके, गुड। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। सो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें आपके कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो उसके बारे में वही अपना मेन टारगेट है जिसके बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। आ जाओ, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। जो डायमेंशंस है इसके 4 मेन एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। और उस 4 एप्लीकेशन मेन एप्लीकेशंस में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है 2, है ना, जो इन बिटवीन 2 आएंगे। तो अगर मैं फर्स्ट एप्लीकेशंस की बात करूँ बेटा, तो फर्स्ट एप्लीकेशन है टू राइट द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी of a physical quantity, first one. Second one, to convert a physical quantity from one system of unit to another. Third is बेटा to check the dimensional correctness of equation, dimensional correctness of equation. This is the most important, third one, examination point of view. Fourth one, to establish the relation among given physical quantities, physical quantities. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करोगे बेटा, तो थर्ड वन सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जनरली जो आपके डायमेंशन या यूनिट से मिला के जो क्वेश्चन आते हैं, अगर बात करो यूनिट एंड डायमेंशन मिला के क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आपके थर्ड वन पार्ट से आते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन वेरी इजी है ना, सेकेंड वन में थोड़ा सा आपको समझना है, एंड थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फोर्थ में आपको फोर्थ आपका ये 11th या बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट ये कंपटीशन में भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, सो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, टू राइट द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज टू राइट द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, physical quantity. See, so we are going to start with this second one. Okay, see, अगर कोई भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है तो उसका डायमेंशंस आप जिस तरह से लिखते हैं ना, यहाँ पे क्या करना है, उसको उल्टा करना है। अगर आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है जिसका डायमेंशंस आपको पता है, उसका आपको यूनिट लिखना है ना। इसमें क्या करना रहेगा, आपको डायमेंशंस दिया रहेगा और डायमेंशंस का आपको यूनिट लिखना है, राइट। हियर वी विल राइट द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी
if dimensions are given, if dimensions are given, अगर डायमेंशंस दिया रहेगा बेटा तो उसका आपको यूनिट लिखना होता है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि सपोज आपसे पूछा जाएगा राइट डाउन द यूनिट ऑफ फोर्स if its dimensions are क्या हो जाएगा बेटा, mL/-2, ठीक है। उसके डायमेंशंस क्या हैं, mL/-2, राइट। तो इसको आप कैसे करोगे बेटा, देख इसको करने के लिए आप पहले अगर समझोगे कि जो फोर्स का डायमेंशंस है वो क्या है, mL/-2। तो इसको पहले फंडामेंटल में कन्वर्ट करो। इसका मतलब हो गया बेटा m है तो इसका मतलब मास की पावर 1 है। सेकंड l है तो क्या हो गया, लेंथ की भी पावर 1 है ना। और ये है टाइम, तो टाइम के पावर कितना है, -2 है। तो यहाँ से कितना आ गया बेटा, देख मास का हो गया kg, लेंथ का हो गया मीटर, और टाइम का क्या हो गया, सेकेंड के पावर -2। इन जनरल इसको क्या लिख सकते हो, kg मीटर/सेकेंड²। दिस विल बी द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। सो इस तरह से आपको कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी दिया रहेगा उसका आपको डायमेंशंस मेंशन होगा और उसका आपको यूनिट लिखना है, राइट। सो इट्स वेरी इजी, है ना। एक तरह से बेवकूफ़ बनाने जैसा है कि आपको यूनिट दिया हुआ है डायमेंशंस लिखो, डायमेंशंस दिया हुआ यूनिट लिखो। ये एक्चुअली बेटा यूज़ होता है जब कोई रिसर्च होता है ना, और आपका कोई नया प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे नई फिजिकल क्वांटिटी डिराइव होती है। तो नई फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कैसे लिखते हैं, तो नई फिजिकल क्वांटिटी जब डिराइव होती है तो उसका रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए अमंग द अदर्स फिजिकल क्वांटिटी पहले हम रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, जो हम 4th पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ से रिलेशन इस्टेब्लिश करने के बाद उसका हम डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करते हैं। डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करने के बाद हम उसका यूनिट लिखते हैं, क्योंकि डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करने के बाद उसका हम डायमेंशंस लिख पाएंगे। डायमेंशंस लिखने के बाद हम उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डिराइव करते हैं। जैसे कोई नई फिजिकल क्वांटिटी डिराइव होती है, जैसे फोर्स स्टार्टिंग में पता नहीं था, या कोई और फिजिकल क्वांटिटी सपोज मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे बहुत लेट डेवलप हुई हैं, बहुत लेट, करीब इन जनरल इसको बात कर सकते हैं 1500 सेंचुरी या 1500 to 1800 सेंचुरी के बीच में सब आए हैं, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आई थी मैक्सवेल्स की, उसके अप्रॉक्स से सारी चीज़ें आपकी डेवलप हुई हैं। तो वहाँ पे आपको क्या करना था, पहले आपकी कोई फिजिकल क्वांटिटी डिराइव होती थी तो वहाँ पे डायमेंशंस बड़ा यूजफुल होता था रिलेशन इस्टेब्लिश करने में और आपके यूनिट डिराइव करने में। तो उसी के लिए आपको बेटा ये पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बट अब आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आ जाओ सेकंड बात करते हैं, जो सेकंड एप्लीकेशंस आपका है टू कन्वर्ट of physical quantity from one system of unit to another, इसके लिए आपको क्या करना है जरा समझेंगे। सपोज आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेंशन होगा, है ना, उसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है। इसका पहले मीनिंग भी मेरा समझेंगे, इसमें बच्चों को टॉपिक बेटा जल्दी समझ में भी नहीं आता। जैसे मैं आपसे बात करूं कि आपके पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया 1, एक सिस्टम ऑफ यूनिट 2 हो गया। सपोज दिस इज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स 1 एंड दिस इज सिस्टम ऑफ यूनिट 2। आपके पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स 1 हो गया, एक सिस्टम ऑफ यूनिट 2 हो गया, है ना। अब जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट 1 या 2 जो आपके बेटा अलग अलग हैं, इन सिस्टम यूनिट्स की अलग अलग मीनिंग होती है। जैसे मैं बात करूँ इसमें, अगर मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को फिक्स कर लूँ, सपोज मैं बात कर रहा हूँ आपके मास की, मास हो गया, यहाँ पर हो गया आपका लेंथ हो गया, यहाँ पर हो गया टाइम हो गया। 3 फिजिकल क्वांटिटी मैं कंसीडर कर रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं 3 फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर कर रहा हूँ, मास, लेंथ एंड टाइम। ये 3 फिजिकल क्वांटिटी मैं कंसीडर कर रहा हूँ। अगर इस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर बेटा, तो अगर ये डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है। डिफरेंट सिस्टम यूनिट होने का मतलब क्या है, इनकी जो मास की वैल्यू होगी डिफरेंट होगी, यहाँ पे डिफरेंट होगी।
जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं मास को ले लूँ केजी में, किलोग्राम, तो हो सकता है यहाँ पे मास आपका ग्राम में हो या मिलीग्राम में हो। जैसे लेंथ यहाँ पे ले लूँ मैं बेटा मीटर में, तो हो सकता है यहाँ पे मेरा लेंथ किलोमीटर में हो, डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं टेम्परेचर के लूँ सेकंड में, तो यहाँ पे टेम्परेचर मेरा हो सकता है आवर में हो, वो डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी जो सिस्टम बनाया गया यूनिट वो डिपेंड करता है कि बनाने वाले ने क्या थॉट किया, किस अकॉर्डिंग बनाया, अपने अकॉर्डिंग कैसे उसने चीज़ों को एज्यूम किया है। सो हो सकता है मास को केजी में, यहाँ पे ग्राम में, यहाँ पे मीटर में, यहाँ पे किलोमीटर में, यहाँ पे टाइम सेकंड में, यहाँ पे टाइम आवर में, तो डिपेंड करता है बेटा जिसने ये यूनिट्स को डिराइव किया है, राइट। सो ये जो आपके उन्होंने बोल दिया कि आपका एक सिस्टम ये है और ये दूसरा सिस्टम है, आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी को इसमें से इसमें कन्वर्ट करनी है, तो आप उसको कैसे करोगे। जैसे आपके पास कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम भी है, जैसे आप मान लो MKS है, सपोज यहाँ पे आपका क्या है, MKS सिस्टम है, और यहाँ पे क्या आपका CGS है। आपको बोल दिया कि 1 न्यूटन को MKS को आप CGS में कन्वर्ट करो, तो जैसे MKS में आप मास को किस में लेते हो, मास को केजी में लेते हो, लेंथ को किस में लेते हो, मीटर में लेते हो, टाइम किस में लेते हो, सेकंड में लेते हो। सिमिलरली यहाँ पे इसको ग्राम में लेते हो, लेंथ को आप सेंटीमीटर में लेते हो, और टाइम आपका एज यूजुअल सेकंड में होता है। सो अब आप किस कैसे कन्वर्जन करना है उसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे बेटा। देख, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ती हैं। इन जनरल जैसे यहाँ पे मास को बेटा हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे M1 से, लेंथ को हम L1 से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को हम T1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे इसके मास को हम सिस्टम 2 में M2 से, लेंथ को L2 से, और टाइम को हम T2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जरा हम समझेंगे, हमने यूनिट में एक कंसेप्ट समझा था कि जैसे बेटा हम अगर बात करें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मैं बात करूँ शुगर आप ले रहे हो, मार्केट में शुगर लेने जा रहे हो, एक फिजिकल क्वांटिटी शुगर है, आप 2 kg शुगर खरीदने जा रहे हो, तो 2 kg को आप 2000 ग्राम भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 kg कैन बी डन एज 2000 ग्राम। अब यहाँ पे जो 2 kg है बेटा, ये 2 और kg ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो आप रिप्रेजेंट करते हो उसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू आती है, एक यूनिट आती है। जैसे मान लो टेम्परेचर की बात करो, तो आप लिखोगे टेम्परेचर इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है, डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, यूनिट है। तो इसको बोलते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपकी यूनिट हो गई, है ना, ये यूनिट हो गई। सिमिलरली आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बोलो, जैसे लेंथ बोलो, लेंथ 10 मीटर हो गया, लेंथ आपका 100 मीटर हो गया, तो 100 न्यूमेरिक वैल्यू, मीटर यूनिट हो गया, है ना। कोई और बोलो, मास, मास हो गया आपका मान लो 20 kg, तो 20 क्या हो गया, न्यूमेरिक वैल्यू हो गया, ये क्या यूनिट हो गई, न्यूमेरिक वैल्यू यूनिट, न्यूमेरिक वैल्यू यूनिट। तो जब कोई भी आप फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हो ना, तो एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपको न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट की जरूरत पड़ती है। इन जनरल आप बोलो इस तरह से, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हुई, फिजिकल क्वांटिटी Q को आप मान लो फिजिकल क्वांटिटी को Q से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इसको न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई बाई यूनिट्स के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू आपका जो नंबर था, यूनिट उसको रिप्रेजेंट करता था इस फिजिकल क्वांटिटी को। तो इसको इन जनरल Q इज इक्वल टू N इंटू यू लिखते हो बेटा। इस तरह से आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू यूनिट। अब जैसे यहाँ पे कोई शुगर है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो यहाँ पे क्या बेटा, शुगर का क्या है, मास की बात कर रहे हो आप, तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी आपका मास है। तो सपोज मास को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, मास इज इक्वल टू 2 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम। जो 2 kg है ये आपका, देख बेटा इसमें क्या हो रहा है, ये आपका सिस्टम 1 है, एक यूनिट का अलग सिस्टम, ये यूनिट का अलग सिस्टम है। दिस इज यूनिट का फर्स्ट सिस्टम, दिस इज यूनिट का सेकंड सिस्टम। तो जैसे आपने यूनिट के सिस्टम को कन्वर्ट किया, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू कन्वर्ट हो गई, चेंज हो गई। जैसे आपने यहाँ पे 2 kg, आपको मान लो ये न्यूमेरिक वैल्यू 1 है, तो न्यूमेरिक वैल्यू 1 kg आपकी यूनिट 1 हो गई, इज इक्वल टू ये न्यूमेरिक वैल्यू सेकंड सिस्टम में, यूनिट हो गई सेकंड सिस्टम में। इसका मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी को आप N1U1 इज इक्वल टू N2U2, इस तरह से आप मिलीग्राम में भी कुछ और न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी, तो N3U3, मतलब इस तरह से किसी भी टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। इस तरह से जैसे यूनिट चेंज करोगे न्यूमेरिक वैल्यू चेंज कर जाएगी, मिलीग्राम में लिखो और हो जाएगी, माइक्रोग्राम में लिखो तो और हो जाएगी। जिस तरह से आप यूनिट चेंज करोगे उस सिस्टम के अकॉर्डिंग उसकी न्यूमेरिक वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अगर आपकी फिजिकल क्वांटिटी फिक्स है तो, अमाउंट उसका फिक्स है तो, इसका मतलब जनरली Q को हम लिखते हैं बेटा N1U1 इज इक्वल टू N2U2 विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपकी क्या वैल्यू होगी बेटा, ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अगर यहाँ से एक चीज़ को और हम डिराइव करते हैं, जरा समझेंगे। अगर यहाँ पर हम बेटा देखें आपकी जो न्यूमेरिक वैल्यू थी, जैसे यहाँ पे सिस्टम 1 में न्यूमेरिक वैल्यू कितनी थी N1, ये किस में कन्वर्ट हुई बेटा N2 में।
सिमिलरली यूनिट आपकी U1 थी, किस में कन्वर्ट हो गई, U2 में कन्वर्ट हो गई। ये आपको ऑब्वियसली समझ में आती है। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू बेटा 2 से 2000 हो गई, मतलब यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू 2 थी और यहाँ पे कितनी हो गई, 2000 हो गई, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू इंक्रीज की है। और यूनिट की बात करते हैं, यहाँ पे केजी है, ये ग्राम है, ये किस में केजी में है और एक इसमें ग्राम में है। तो ग्राम क्या, ये क्या करी, डिक्रीज की। न्यूमेरिक वैल्यू इंक्रीज किया, यूनिट डिक्रीज किया, इसीलिए तो न्यूमेरिक वैल्यू यूनिट का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ से चीज़ हम और डिराइव करते हैं कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसका अमाउंट फिक्स है और उसको आप डिफरेंट यूनिट और डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यू में एक्सप्रेस करते हो, तो वहाँ से एक चीज़ आप डिराइव कर सकते हो कि जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। अगर यूनिट बढ़ेगी तो न्यूमेरिक वैल्यू घटेगी, अगर यूनिट घटेगी तो न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, यहाँ से आप इसको अच्छे से बेटा समझ सकते हो। नाउ अब हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे जो हम यूनिट को कन्वर्जन के लिए। देख, जो हमारा Q इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2 है बेटा, इसको हम डायमेंशंस में भी यूज कर सकते हैं। ये डायमेंशंस लॉ को भी फॉलो करता है। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को आप N1 डायमेंशन इन सिस्टम 1 इज इक्वल टू N2 इंटू डायमेंशन इन सिस्टम 2 ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इट फॉलोज दिस लॉ, ये डायमेंशंस के लॉ को भी फॉलो करता है ना, डायमेंशंस इसमें भी फॉलो होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका न्यूमेरिक वैल्यू N1 इंटू डायमेंशन ऑफ सिस्टम 1 इज इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ N2 इंटू डायमेंशन इन सिस्टम 2, इसको भी फॉलो करेगा। दैट मीन्स क्या करना पड़ेगा पहले आपको बेटा, पहले आपको डायमेंशंस लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सपोज अगर हम एज्यूम कर ले कोई जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पे जो Q का डायमेंशंस है, अगर मैं इसको एज्यूम कर लूँ, दिस इज m टू द पावर a, L टू द पावर b एंड t टू द पावर c। मैंने जस्ट एज्यूम कर लिया a b c, क्योंकि आपकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी m के पावर a, L के पावर समथिंग, t के पावर समथिंग होगा, तो इस तरह से मैंने एज्यूम कर लिया है, राइट। तो अब यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है, जरा देखना, यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है ये m L t के फॉर्म में है। तो अगर मैं डायमेंशन इसका पहले सिस्टम में लिखूंगा तो मेरा यहाँ पे d1 हो जाएगा डायमेंशन सिस्टम 1 विच विल इक्वल टू m1 टू द पावर a, L1 टू द पावर b एंड t1 टू द पावर c। ये मेरा डायमेंशन हो जाएगा फर्स्ट सिस्टम में। अगर सेकंड सिस्टम में डायमेंशंस लिखूं तो सेकंड सिस्टम यहाँ पे डायमेंशंस हम क्या लिखेंगे बेटा, डायमेंशंस d2 विच विल इक्वल टू हमारा m2 L2 T2 के फॉर्म में होगा। तो m2 टू द पावर a, L टू द पावर b एंड t टू द पावर c। इस तरह से हम सेकंड सिस्टम के डायमेंशंस को भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन सिस्टम 1 एंड डायमेंशन सिस्टम 2। अब सिमिलरली जो आपने लॉ नीचे दिया है बेटा, इसको हम फॉलो करेंगे। देख, इसका मतलब क्या हुआ, एज पर दिस लॉ वी कैन राइट डायमेंशंस ऑफ Q विच इज इक्वल टू N1 D1 N2 D2। तो अब यहाँ पे जो लॉ है इसको हम फॉलो करेंगे। अब देख बेटा क्या हो गया, ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, एज पर दिस लॉ वी कैन राइट N1 D1 इज इक्वल टू N2 D2। दैट इज वी कैन राइट N1 इंटू M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B एंड T1 टू द पावर C विच इज इक्वल टू N2 इंटू M टू द पावर A, L टू द पावर B एंड t टू द पावर c, है ना। वी कैन राइट लाइक दैट। अब यहाँ से करने के बाद बेटा देख, अब हमें क्या होगा, m1 की वैल्यू पता है, किलोग्राम है, मीटर है, सेकंड में है, m2 L2 T2 सब कुछ पता है। इस इक्वेशन का यूज करके आगे हम क्वेश्चन को यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट यूनिट में। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे भी। इसमें आपको क्या क्या दिया रहेगा, ठीक है। आपको एक सिस्टम दिया रहेगा, सिस्टम 1 आपको मेंशन रहेगा, सिस्टम 1 आपकी कौन सी है उसके बारे में आपको मेंशन रहेगा। सिमिलरली आपको सिस्टम 2 भी मेंशन रहेगा, सिस्टम 2 क्या है वो भी आपको मेंशन रहेगा। अगर सिस्टम 1 मेंशन है, सिस्टम 2 मेंशन है, इसका मतलब M1 L1 T1 पता है, M2 L2 T2 पता है। साथ में आपको फिजिकल क्वांटिटी Q भी मेंशन रहेगी। फिजिकल क्वांटिटी अगर Q मेंशन है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका डायमेंशन आपको पता चल जाएगा। जैसे फिजिकल क्वांटिटी फोर्स दिया है, फोर्स का डायमेंशन पता चल गया, इसका मतलब A के बारे में आपको पता होगा, B के बारे में पता होगा, आपको C के बारे में भी पता होगा, ठीक है। नाउ आपको एक इसमें से N1 और N2 में से कोई एक आपको दिया होगा, N1 या तो N1 मेंशन होगा या फिर N2 मेंशन होगा, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी आपको निकाली रहेगी। मान N1 आपको दिया रहेगा तो N2 आपसे क्या करना होगा बेटा, बताना होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट करके हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पर इसे बात कर रहा हूँ बेटा, देख एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। सपोज आपसे पूछा जाए कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन।
आपको 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपसे सिंपल बोला गया कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। अब इसके लिए क्या करोगे, देखो जरा समझो। आपका यहाँ पे पहली चीज़ हमें क्या समझ में आए कि जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी क्यू है वो क्या है बेटा, फोर्स है। क्योंकि आपका न्यूटन है, डाइन है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्यू क्या है, फोर्स है। तो यहाँ से हमारा फोर्स का डायमेंशन मिल गया। फोर्स का डायमेंशन आ जाएगा आपका m/L/T⁻², राइट, है ना। सो यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो m के पावर a, L/V, T/C, तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू 1 हो गई, c की वैल्यू हो गई -2। इज इट क्लियर एवरीवन? चीज समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, एक सेकंड होल्ड ऑन एवरीवन। ओके गुड। सो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि m के पावर a होता है, l के पावर b, l के पावर b मतलब b की वैल्यू कितनी होगी 1, T/C, तो c की वैल्यू कितनी होगी -2। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा आपके सिस्टम्स की। सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। सिस्टम 1 आपका क्या है, देखना बेटा ये MKS सिस्टम है क्योंकि न्यूटन की बात कर रहा है, और सिस्टम 2 क्या है, CGS सिस्टम है क्योंकि डाइन की बात कर रहा है। तो अगर आपका MKS सिस्टम है तो MKS सिस्टम में आप क्या बोलोगे, तो आपका जो M1 होगा, M1 विल बी इन kg, L1 विल बी इन मीटर, T1 विल बी इन सेकेंड। सिमिलरली इन CGS M2 विल बी इन ग्राम, L2 विल बी इन सेंटीमीटर एंड T2 विल बी इन सेकेंड, राइट। अब आप क्या करेंगे, आप लॉ बेसिकली फॉलो करेंगे। आपका पहले डायमेंशंस 1 लिख दीजिए। डायमेंशन में कितना हो जाएगा, M1 L1 T1 -2, क्योंकि A B C की वैल्यू आपको पता है, इसी फॉर्मेट का यूज करके आप करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप D2 देखें तो D2 कितना आ जाएगा, M2 L2 T⁻², और M2 क्या है, ग्राम है, L2 क्या है, सेंटीमीटर है, T2 क्या है, सेकंड है। सिमिलरली M1 kg, L1 मीटर एंड T1 क्या है, सेकंड है। अब सिंस आप लॉ फॉलो करेंगे, N1 डायमेंशंस ऑफ D1 इज इक्वल टू N2 इंटू डायमेंशंस ऑफ D2। अब यहाँ पे देख बेटा क्या मेंशन है, तुझे N1 मेंशन है क्योंकि 1 न्यूटन दिया हुआ है ना, तो सिस्टम 1 में न्यूमेरिक वैल्यू आपको मेंशन N1 इज इक्वल टू 1 दिया गया है, और सिस्टम 2 की न्यूमेरिक वैल्यू N2 आपसे पूछी है कितना डाइन, डाइन तो दिया गया बट कितना डाइन वो नहीं पता है, तो आपको सिस्टम 2 की न्यूमेरिक वैल्यू आपसे पूछी है, तो वहीं आपको कैलकुलेट करना है। तो आप बेसिक इसी कंसेप्ट को फॉलो करोगे, राइट। सो यहाँ सब क्या बोलोगे, वी कैन राइट N1 which is 1 into dimensions in 1, M1 L1 T1⁻², which is equal to N2 into dimensions in 2, M2 L2 T⁻². Now we have to calculate N2. So N2 will be equal to this 1 multiplied, this will be same, so it will be M1 L1 T1 - 2 upon this will be M2 L2 T⁻². Again we can write individually, right? We can write it as M1 upon M2. Similarly we can write into L1 upon L2. Similarly we can write up is equal to T1 upon T⁻². Now अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है आपको, जैसे M1 क्या है बेटा, kg में, सो वी आर गोइंग टू राइट kg अपॉन M2 किस में है, ग्राम में, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। अब ये डायमेंशंस में नहीं है तो इसको आप हटा सकते हो डायमेंशंस, देयर इज नो प्रॉब्लम दैट। L1 किस में है, मीटर में है, तो मीटर अपॉन L2 किस में है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू T1 किस में है, सेकंड में है, अपॉन T2 किस में है, सेकंड में है, पावर -2। अब देखना यहाँ पे ये आपकी kg अपॉन ग्राम है, तो kg अपॉन ग्राम, kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो किलोग्राम अपॉन ग्राम इट विल बी 1000, इट विल बी 1000। अगेन मीटर अपॉन सेंटीमीटर इट विल बी 100, and second upon second power -2, second upon second 1 power -2, that will be 1. So overall its value will be 1000 into 100, that is 10⁵, right. So we can write N2 is equal to 10⁵. That means that is 1 Newton is equal to 10⁵ dyne. So you have to write convert the unit like that. Is that okay? Getting everyone? है ना, तो एक प्रॉपर प्रोसीजर इसको फॉलो करना है। सो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन विच इज कंप्लीटेड हियर। ओके, सो